अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फोर्थ ईयर मैथमेटिक्स कोर्स ए का पहला टॉपिक स्टार्ट करना है और जो हमने स्टार्ट करना है वो मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। Complex number. A complex number is defined as an order pair of real numbers with addition and multiplication obeying the following law. जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक ऑर्डर पेयर, जैसे हमें पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a और b रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो b होता है वो आयोटा के साथ होता है, लेकिन वो खुद रियल नंबर होता है। b जो है रियल नंबर होता है, लेकिन वो b के पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा होता है, लेकिन a जो होता है वो रियल पार्ट को शो करता है, b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, लेकिन ये नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। जो b होता है वो आयोटा के साथ होता है, a प्लस b आयोटा। तो उसको हम ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो लॉज हैं ये सेटिस्फाई करते हैं। अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है ए बी और सी डी, यानी ये a प्लस b आयोटा है और ये c प्लस d आयोटा है, तो ये कौन कौन से लॉज होल्ड करते हैं? पहला एडिशन वाला ए बी ऑर्डर पेयर प्लस सी डी ऑर्डर पेयर, ये a प्लस सी b प्लस d। अब ये रियल पार्ट है, हमें पता है कि a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा में भी a जो होता है वो c में ऐड होता है और जो b होता है वो d में ऐड होता है, यानी रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक हमारे पास a और c वाला पार्ट बन जाता है और b आयोटा और d आयोटा जो होता है वो b d और आयोटा स्क्वायर आ जाता है और आयोटा स्क्वायर से माइनस आ जाता है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाता है। और जो दो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इमेजिनरी आते हैं, उनको कंबाइन करके ए डी प्लस बी सी बनता है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है वो इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी हमारे पास तब होती है अगर ए बी जो है वो हमारे पास सी डी के तब इक्वल होता है पेयर के, जब ए जो है वो सी के और बी रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी होल्ड करती है। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म a प्लस b आयोटा वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। a और b जो होता है वो रियल नंबर होता है, हमको a प्लस b आयोटा वाली फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और जो आयोटा जो होता है वो नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता है। ये हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो z, इसको हम जनरली जो हमें z कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, ये जनरल टर्म डिफाइन करने मतलब शो करने का तरीका होता है कि z से ही, वरना हम कुछ ओमेगा से भी शो कर सकते हैं और भी किसी नंबर से शो कर सकते हैं। फिर a इज द रियल पार्ट ऑफ z, जो a होता है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं और जो b होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी जो हम a को है वो r इज यानी आर का मतलब रियल हो जाता है, आई एम का मतलब इमेजिनरी हो जाता है। इसको हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को शो करना है कि आर ई ऑफ जी और आई एम ऑफ सी, यानी इमेजिनरी रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा जी का। नेक्स्ट है हमारे पास ए पी, नोट दैट ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा, ये वो जो हमने थर्ड वाली इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, ये उसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा ए होता है, रियल पार्ट ऑफ सी प्लस डी आयोटा सी होगा, ए सी के इक्वल हो जाए, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस बी आयोटा बी है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी प्लस डी आयोटा डी है, तो यानी सी और डी आपस में इक्वल हो जाए, उसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नंबर 0 प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 0, यानी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? जो रियल पार्ट है वो भी 0 और इमेजिनरी पार्ट 0, दोनों को 0 होना जरूरी है, तभी हमारे पास इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी 0 प्लस 0 आयोटा। तो नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 प्लस यहाँ पे 0 आयोटा आएगा। देन z इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू माइनस a माइनस b आयोटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। जो है ये एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस b आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? 1/z वाली फॉर्म में z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, तो ये 1/a प्लस b आयोटा। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिविजन में जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट वाला नंबर या फिर
कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवीजन में जाता है तो हम ट्राई करते हैं कि इसको ऊपर वाली फॉर्म में यानी नीचे आयोटा ना है बल्कि ऊपर आए, तो उसके लिए हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ए प्लस बी आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो ए माइनस बी आयोटा होता है, तो ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर हमारे पास ए माइनस बी आयोटा आ गया, नीचे ए प्लस बी आयोटा और बी माइनस बी आयोटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर आ गया और बी आयोटा का स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू बी आयोटा का स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर बनने का आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, एक माइनस वाला फॉर्मूले वाला माइनस और एक ये आयोटा स्क्वायर से जो माइनस आएगा दोनों बन जाएंगे, वो प्लस बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, अब इस ए के नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा और बी के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर हमने इनवर्स लेना है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 7 आयोटा, तो 3 हमारे पास जो है ए और 7 जो है वो हमारे पास बी है, वो इस फॉर्मूले में पुट करके हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। या हम चाहें तो हम उसको 1/3 + 7 आयोटा करके फिर उसको इसी तरह से कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करके तब भी सॉल्व कर सकते हैं। वी डिफाइन z माइनस z2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, z1 प्लस माइनस को हम अंदर ले सकते हैं उसके साथ में, मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा माइनस c प्लस डी आयोटा है तो हम इसको ऐसे, मतलब a प्लस बी आयोटा माइनस c आयोटा है, तो ये हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, c और d के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके माइनस बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आता है। z1 z2, तो z2 का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका फॉर्मूला उसके। इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, द कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड बाय z बार इज डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो z बार आ जाता है और z बार में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट एज इट इज वही आता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाला प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। द नंबर ऑफ फॉर्म बी इज रियल नंबर आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे अगर हमारे पास सिर्फ बी आयोटा होता, ए ना होता, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो ये नंबर क्या होता, प्योर इमेजिनरी नंबर। और अगर बी आयोटा ना होता तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं होता, सिर्फ ए होता, तो आयोटा नहीं था तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं बनता, तो ये प्योर रियल नंबर होता। और अगर सिर्फ ये वाला पार्ट है, बी आयोटा वाला पार्ट है, तो फिर हमारे पास क्या होता, ये बी आयोटा वाला पार्ट है तो हमारे पास ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। और अगर सिर्फ ए है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं बनता, यानी आयोटा वाला पार्ट ही नहीं है, तो फिर हमारे पास वो प्योर रियल नंबर बनता है। z प्लस जेड कॉन्जुगेट, अगर कोई नंबर है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट से जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 2a आता है, यानी आयोटा वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ये सिर्फ प्योर रियल नंबर बन जाता है। अगर हम माइनस करते हैं किसी नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से तो हमारे पास 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी, यानी हमारे पास रियल पार्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बन जाता है और ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव हो सकता है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कॉन्जुगेशन हो जाता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करते हैं, z1 प्लस z2 का हो जाएगा z2 प्लस z1। यहाँ z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो z2 मल्टीप्लाई z1 वो सेम रहते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करके फिर फर्स्ट में ऐड करना, ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके थर्ड में ऐड करना, आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होगी, बस वहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एक जगह आपने एडिशन लिया और एक जगह आपने मल्टीप्लिकेशन लिया। यहाँ z1 इंटू z2 प्लस z3, ये हो जाएगा z1 z2 प्लस z1 z3, यानी ये z1 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर z1 प्लस z3 प्लस z2 इंटू z3 वो भी निकल सकता है। ये है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, वो क्या हो जाएगा, यानी आपने z1 प्लस z2 को कंबाइन कर दिया ब्रैकेट में और z3 बाहर ले लिया, वो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होता है। अगर हमारे पास बार है z1 प्लस z2 तो सम में क्या होती है, वो बार सेपरेट हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में भी बार सेपरेट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में बार जो होती है वो जो ये कॉन्जुगेट वाली बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी हम ऐड करके कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके ऐड करें, सेम आंसर आएगा। इसी तरह यही सब्ट्रैक्शन में भी होता है, सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर है। डिवीजन करके फिर कॉन्जुगेट लें या फिर कॉन्जुगेट लेके डिवीजन फ्रैक्शन करेंगे, हमारे पास सेम आंसर होता है। लास्ट है कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी डबल कॉन्जुगेट लें तो वापस से वही नंबर आ जाता है। यानी एक बार अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, दोबारा कॉन्जुगेट लेने से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हम साइन चेंज कर होते हैं इमेजिनरी पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम
एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम शो करें प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो उसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। There is one-to-one correspondence between the set of complex number and the set of point in x y plane। क्योंकि हमें पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ए और बी। ए और बी अगर हम लिखें तो वो ऑर्डर पेयर बन जाता है, और ऑर्डर पेयर्स को हम ग्राफ में यानी एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में और सेट ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन में एक कॉरेस्पॉन्डेंस, एक रिलेशन है, क्योंकि हम जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं, और जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको भी हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कॉरेस्पॉन्ड टू द पॉइंट ए बी एंड वाइस वर्सा, यानी हम a प्लस बी आयोटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और एक पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन द व्यू ऑफ दिस कॉरेस्पॉन्डेंस द फैमिलियर एक्स वाई प्लेन इज रेफर्ड टू एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर हम सिंपल नंबर को एक्स वाई प्लेन में शो करते हैं तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं, लेकिन अगर हम प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है, और जी प्लेन कहते हैं इसको, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में शो करते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो रियल पार्ट होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जैसे 3 प्लस 7 आयोटा है, तो 3 हम एक्स पर लेंगे और 7 जो है वो वाई पर लेंगे। ये आइडिया एक फ्रेंच मैथमेटिशियन J.R. आर्गन ने शो किया था, और इसके डायग्राम को उसी के नाम पर आर्गन डायग्राम कहते हैं। आर्गन डायग्राम द रियल पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस मैं आपको बता चुकी है, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमारे पास वो लाइन बन जाती है, ये आर्गन डायग्राम में z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा ये हमारे पास बन जाती है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग पॉइंट पर, ये ए बी ए वाला पॉइंट है तो ये हमारे पास उसकी बन जाएगी, और z है तो उसकी अलग वाली फॉर्म बन जाएगी। Consider two complex numbers z1 and z2 represented on आर्गन डायग्राम OP एंड OQ। अब ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, OP z1 को शो कर रहा है और OQ जो है वो z2 को शो कर रहा है। ये z1 है और ये z2 है, इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास ये वाली जो लाइन है वो आ रही है, बनेगा सम। हमने लॉ पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम का लॉ, जो इसमें भी इसी तरह से होता है कि हमारे पास जो हमारे पास डायगोनल बनती है वही हमारे पास सम होता है। तो ये उसी तरह का लॉ है कि z1 प्लस z2 इसका जो डायगोनल बनेगा, इससे जो पैरेललोग्राम बनेगी उसका जो डायगोनल होता है उसका सम को शो करता है हमारे पास किसी भी दो वेक्टर्स के। तो ये z1 और z2 अगर दो वेक्टर्स हैं तो इनसे जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का सम होगा, z1 और z2 का सम, यानी इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो सम डायगोनल OR से शो होता है। इसी तरह अगर डिफरेंस है अगर OP हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वेक्टर को, OQ जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड वेक्टर को। ये OP है z1, OQ है z2। अगर डिफरेंस लेना है तो हम जैसे सेकंड का ले रहे हैं डिफरेंस, अगर हम सेकंड वाले को माइनस करें तो सेकंड वाला हमें नेगेटिव साइन, z2 जो है वो हमें नेगेटिव साइन के साथ चाहिए। नेगेटिव साइन अगर हम पिक्चर वाली फॉर्म में या वेक्टर वाली फॉर्म में करें तो हम क्या करते हैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। अब ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है पीसी तो ये नीचे वाली साइड पे चला जाएगा। अगर ये z2 पॉजिटिव वाला है तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर वो जाएगा तो ये नेगेटिव z2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, z1 माइनस ये हमारे पास z1 है और ये z2 है, तो ट्रायंगुलर लॉ में ही हमारे पास z1 माइनस z2, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है तो ये भी z1 माइनस z2 हो जाएगा, ये भी z1 माइनस z2 आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा आर्गन डायग्राम में। Thus two diagonals OR और QP of the parallelogram represent the sum and difference। अब एक हमारे पास ये बनता है डायगोनल z1, अगर हम पूरा देखें ना तो हमारे पास एक डायगोनल बनता है ये वाला z1 माइनस z2 और एक डायगोनल बनता है हमारे पास ये वाला। तो ये भी जैसे ये वाला z1 माइनस z2 को शो कर रहा है, z1 माइनस z2, एक डायगोनल ये बनता है और एक डायगोनल हमारे पास इस डायरेक्शन में बनता है ये वाला जो डायगोनल है वो हमारे पास एडिशन को शो करता है और ये जो डायगोनल बन रहा है वो z1 माइनस z2 से बनेगा। ये डायगोनल हमारे पास आता है, शो करता है डिफरेंस को। तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम पे शो कर रहे हैं तो उससे जो पैरेललोग्राम बनेगा, एक पैरेललोग्राम एक जो उसका डायगोनल होगा वो शो करेगा सम को और जो दूसरा है वो उसको डिफरेंस को शो करेगा। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। Modulus the point PAB can equally be well located using polar coordinates r theta। यानी हम जो पॉइंट है उनको हम जरूरी नहीं है कि a और b नंबर्स को यूज करते हुए करें, हम रेडियस और
थीटा एंगल को यूज करके भी हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं किसी भी ग्राफ पे। यानी हम ग्राफ जब ले रहे हैं, हम 3 और 7 है तो हम 3 टाइम्स x पे जा रहे हैं, 7 टाइम्स y पे जा रहे हैं, तो वो एक तरीका नहीं है कि हम पॉइंट को शो करें। हम r और थीटा यानी कितना रेडियस लेना है और कितना एंगल लेना है, उसको यूज करते हुए भी हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं ग्राफ पर। वेयर r इज द लेंथ OP, यानी r जो है वो लेंथ आ जाएगी और थीटा जो है वो एंगल, यानी हमने कितना उसको एंगल पे रख के और r कितनी लेंथ लेनी है कि हमारे पास वो पॉइंट आ जाए, उनसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ पर वो पॉइंट। जैसे ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है, यहाँ पे अगर हम x पे हम a यूनिट्स जाएं और y पर हम b यूनिट्स जाएं तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें पता हो कि हमने कितनी दूर जाना है ओरिजिन से, यानी r हो और थीटा हो, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम वो पॉइंट तक पहुंच सकते हैं ग्राफ पर। द लेंथ OP इज कॉल्ड द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b है। उल्टा हम क्या करते हैं, रियल नंबर का भी और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेते हैं। ये हमें वो लेंथ दे देता है कि हमें कितनी दूर जाना है ओरिजिन से और किस एंगल पे जाना है, वो हमारे पास निकलता है थीटा से, जिसको हम कहते हैं, एक तो मॉडुलस है और दूसरा जो है उसको हम थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ये जो हमारे पास r निकला है वो मॉडुलस है और थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट है। ये r आ गया, z जो है हमारे पास a प्लस b होता है, z बार जो है वो a माइनस b होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। ये एक रिजल्ट है, इन्होंने यहाँ पे बस शो कर दिया। z और z बार को मल्टीप्लाई किया, z बार से हमारे पास एक कॉन्जुगेट से a माइनस बी आउट आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा और वो उसका यानी हमारे पास z के मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। अब जो दूसरी चीज है आर्ग्यूमेंट, वो हमारे पास क्या है, थीटा इज ऑफ द एंगल MOP, यानी हमारे पास अगर इस फिगर में देखें तो हमारे पास MOP जो है वही थीटा है, वही एंगल है जो हमें इस पॉइंट तक पहुंचाएगा। इज द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। रिटर्न है, उसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और उसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस बी होता है। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली दस आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, 10 आर्ग्यूमेंट c इज इक्वल टू थीटा जो होता है हमारे पास tan इनवर्स b ओवर a होता है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इज नॉट डिफाइंड। 0 अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, उसका हमारे पास आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता, बाकी उसके अलावा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज इन्फिनिट सेट ऑफ थीटा whose tangent is b over a, so there is also infinite, यानी हमारे पास सेट ऑफ थीटा whose tangent b over a, so there is also finite set of arguments for z is equal to a plus b होता है, क्योंकि हमारे पास रिपीट होता था ना यहाँ पे। जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास एक दफा हमने x एक्सिस से y एक्सिस, अगर हम पूरा सर्कल रोटेट करके आते हैं वापस हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। यानी अगर ये 30 है तो 360 के बाद 30 यानी 390 पर भी हम वही पॉइंट ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा रोटेट करके आए वापस से हमारे पास वही एंगल आ जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि एक जो हमारे पास थीटा है उसके लिए हमारे पास tan b ओवर a के बहुत सारी वैल्यूज आ सकते हैं। तो हमारे पास माइनस, तो हम बहुत सारे सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर z, यानी एक एंगल नहीं बहुत सारे वही सेम एंगल जो है वो बहुत सारे नंबर्स पे निकल सकता है, वो इस पॉइंट्स पर आ सकता है। तो वो कह रहे हैं कि फॉर माइनस pi to pi the correspondence between OB and polar coordinates 1 to 1 correspond is 1 to 1. The value of theta is called principal argument of z and written as argument of z where argument z represent infinite number of arguments. Note that अब वो कह रहे हैं कि जो पहला निकलेगा यानी जो फर्स्ट आ रहा है वो हमारे पास माइनस पाई टू पाई के दरमियान ही निकल आएगा, फर्स्ट एंगल जो है वो यहीं पे निकल आएगा tan का। जब दूसरा जो आ रहा है वो दोबारा रिपीट होके आ रहा है, जो माइनस पाई से पाई के दरमियान जो थीटा की वैल्यू अगर आ जाती है फर्स्ट टाइम जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास प्रिंसिपल है। रोटेट होने के बाद जितनी वैल्यूज आ रही हैं थीटा की, जैसे ये 30 है फॉर एग्जांपल, 390 पर भी, क्योंकि 360 कंप्लीट होगा सर्कल वापस से 30 बन के 390 आ जाएगा, 390 पर भी वही आ रहा है। लेकिन जो 60 है वो क्योंकि माइनस पाई टू पाई के दरमियान है तो फिर हमारे पास जो होती है वो हमारे जो माइनस पाई टू पाई के दरमियान है, तो ये हमारे पास बन जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा जितनी आर्ग्यूमेंट्स की वो वैल्यू है वो हम फाइंड आ सकती हैं, लेकिन जो फर्स्ट उसमें आएगा वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट जी, ये आर्ग्यूमेंट जी जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ARG प्लस 2k पाई, यानी हम जितनी बार रोटेट करेंगे हमारे पास वापस से वही थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2k पाई, यानी एक बार हम रोटेट नहीं करेंगे, जीरो करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट यानी पहला एंगल आ जाएगा जिसपे वो बनता है।
अगर हम 1 रखेंगे यानी 1 रोटेशन के बाद आता है, 2 रखेंगे तो 2 रोटेशन के बाद आता है पूरा, 3 रखेंगे यानी बहुत सारे थीटास हमारे पास निकल सकते हैं। When working with argument, it is always useful to draw an argon diagram। जब हम वो कह रहे हैं कि हम फाइंड आउट करना कि हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम करें तो आर्गन डायग्राम बनाने से हमें आसानी हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है वो, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से एंगल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, थीटा निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, अब वो कह रहे हैं 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, -3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। ये अब 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है। अब यहाँ से हमारे पास क्या देगा, 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है, यहाँ 3 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। इसके हिसाब से हमारे पास एंगल्स भी फाइंड आउट हो जाते हैं। तो वो यही बात कह रहे हैं कि आर्गन डायग्राम अगर वो हमारे पास बनी हुई तो हमारे पास एंगल्स फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 3 + 4 आयोटा में हमारे पास थीटा जब हम निकालेंगे 4 और x और y को पुट करके, y/x 4/3 पुट करके, तो हमारे पास 53.8 आ जाएगा और हमें पता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड से हमारे पास -3 और 4 रखने से ये हमारे पास आ जाएगा 126 सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे -126 वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर हम ऑपोजिट साइड से लेना तो यहाँ पे 0 से 90 बनता है, तो यहाँ जो होता है 0 से -90 बनता है, यहाँ -90 से -180 बनता है। तो -90 और -180 के दरमियान ही -126 होगा ना, तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। इसी तरह 0 से लेके -90 के बीच में ही 53 होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, कंसीडर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर x + y represented on an argon diagram by OP where P has Cartesian coordinate x, y and polar coordinates r, theta, z is equal to x + y is called Cartesian form of complex number Z। यानी हमारे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा, उसको हमने आर्गन डायग्राम में शो कर दिया, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x और y है और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो r और थीटा है। यानी ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें सेम पॉइंट्स को ही बताते हैं। z is equal to x + y आयोटा is called Cartesian form of complex number। From the diagram we can see that x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। अगर हम ये वाली डायग्राम देखें r थीटा वाली, तो हमारे पास थीटा है, अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो हमारे पास ये समझ लें ये x है और ये y। अगर हम cos थीटा निकालते हैं, cos हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी x ओवर r जो है वो हमारे पास cos थीटा है। r को हम यानी x डिवाइड बाय r हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x हमारे पास क्या बन जाता है, r cos थीटा। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, ये sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये जो परपेंडिकुलर उसको हम y कह दें, y ओवर r इज इक्वल टू sin थीटा। r जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा, तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब यहाँ पर आगे वही फॉर्म लिखी हुई है। अगर हम देखें डायग्राम से तो x हमारे पास r cos थीटा, y जो है वो r sin थीटा है, x + y आयोटा या x + आयोटा y, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा ले लेते हैं। r कॉमन निकाल लेते हैं, cos थीटा + आयोटा sin थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाती है पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y है तो हम इसको उसको x + आयोटा y से हम r भी फाइंड कर सकते हैं और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। उसको r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा वाली फॉर्म में लिखकर हम इसको बता सकते हैं कि ये इसकी पोलर फॉर्म है, सिंपली बाय फाइंडिंग मॉडुलस r एंड थीटा थी। तो r cos थीटा + आयोटा sin थीटा, तो उसको हम r cos आयोटा sin CIS लिख के, थीटा क्योंकि थीटा तो एक ही होगा, थीटा लिख के CR की जो वैल्यू है CIS और वो जो थीटा की वैल्यू वो पुट करके हम इसको सिंपल, ब्रीविटी का मतलब होता है कि इसको सिंपली यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन पोलर फॉर्म, जैसे हमारे पास ये है पोलर फॉर्म में 1 - आयोटा √3 इज इक्वल टू r। अब 1 का स्क्वायर ले लिया प्लस माइनस √3 का इसका स्क्वायर ले लिया, इनको सॉल्व किया तो इनका आंसर आ गया 2। थीटा निकालना, थीटा हमारे पास y ओवर, अब ये x है और ये y है, y ओवर x को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -√3 आप कैलकुलेट tan इनवर्स लें तो π/3 आ जाता है।
और अगर हम चेक भी कर लें तो यहाँ पे 1 आवर इसको हम पोलर फॉर्म में ले लें तो हमें थीटा पता लग जाएगा कि कैलकुलेटर से भी अगर हम निकालें और हमें पॉजिटिव वाला में दे रहा तो हमें इसको फाइंड आउट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 4 -π/3 मतलब -60, तो ये 4th कोऑर्डिनेट में ही बनेगा। तो यहाँ से हम -π/3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्म मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें 2 है, यानी आयोटा वाले फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास a2 है और b जो है वो 0, यानी x 2 है और जो y है वो 0 है। अगर हम लिखेंगे r तो क्या होता है a² प्लस b², तो a² जो है 4 आ जाता है, b² नहीं है तो स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 आ जाता है। तो r2 आ गया और थीटा जो है वो हमारे पास y/x होता है, y 0 है तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 आएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इन्होंने फिगर्स वाली फॉर्म में भी दिखाया है इसको। 2 है तो ये रियल नंबर वाली लाइन पे आ गया। r = 2 लेंथ है, लेंथ उन्होंने ले ली यहाँ 2 तक और एंगल जो है वो 0। यहाँ पर जो लेंथ थी उन्होंने यहाँ पर लेंथ बनती थी 2 ही लेंथ थी, लेकिन ये एंगल बना लिया उन्होंने 60 डिग्रीज का नेगेटिव वाली साइड में और 60 डिग्री वाले एंगल पे उन्होंने 2 लेंथ ले लिए। यहाँ पर एंगल 0 था तो बिना एंगल के उन्होंने 2 लेंथ ले ली जो x वाली लाइन पे आ गई। नेक्स्ट है -5/। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a वाला ये x वाली टर्म 0 है और y या b वाली टर्म -5 है। अब यहाँ पे अगर हम r निकालें तो a² प्लस b² का स्क्वायर रूट, a हमारे पास 0 है, b जो है -5 है, उसका -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया। थीटा जो है हमारे पास y/x रखने से ये क्योंकि x जो है वो 0 है, समथिंग और 0 अनडिफाइंड है, tan अनडिफाइंड का होता है 90 पर π/2 पर। और ये देखें अगर आपके पास ये हो तो x जो है वो 0 खत्म पॉजिटिव, तो ये हमारे पास कहाँ पे आएगी y वाली लाइन पे, ये वाली, क्योंकि y नेगेटिव है और नेगेटिव y नीचे इसी तरह होता है, ऊपर पॉजिटिव y होता है और नीचे जो होता है वो नेगेटिव y होता है। तो ये हमारे पास इस लाइन पर आ जाएगा और ये एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 + -2 आयोटा, तो r कैसे निकाला, -2² प्लस 2², ये 2√2 आ गया हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास 2√2 ये हमारे पास लेंथ आ गई, tan थीटा = -1, थीटा = अब हमारे पास आ गया π/3 डिवाइड बाय 4। अब π/3 डिवाइड बाय 4 जो है हमारे पास, इसको आप चेक कर लें, इसको 180/π से मल्टीप्लाई करके इसका एंगल वाली फॉर्म में निकालना अगर डिफिकल्ट होता है वो एंगल आपको मिल जाएगा। एंगल निकालने के बाद एंगल ले लिया, अब लेंथ जो थी वो हमारे पास 2√2 उसको पॉइंट वाली फॉर्म में निकालने, पॉइंट वाली फॉर्म में हमने लेंथ ले ली, यहाँ पे एंगल की लाइन लगा ली और जो लेंथ बनती थी वहाँ तक हमने उसकी लेंथ ले ली। ये आपके पास पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया फॉर्म में 2√2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट जो है वो हमने उलट करना है। एक्स हमने क्या करना है, पहले जो हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिंपल वाली फॉर्म कार्टेशियन वाली फॉर्म है वो दी है और हमें कहा हुआ है कि हम इसका दूसरी फाइंड आउट करें पोलर फॉर्म वाली। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें गिवन है पोलर फॉर्म में और हमें कहा है कि हम दूसरी वाली फॉर्म z वाली फॉर्म फाइंड आउट करें। यानी हमें z मॉडुलस दिया हुआ है, यानी r दिया हुआ है, r = 2 दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ यानी थीटा दिया हुआ है वो हमें π/4 दिया हुआ है। इससे हमने निकालना है r, हमने पढ़ा हुआ है जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, r cos थीटा के, और जो y होता है वो हमारे पास r sin थीटा के इक्वल होता है। तो x r cos थीटा, r हमारे पास गिवन है 2, थीटा जो है हमारे पास π/4 गिवन है। अब π/4 cos की जगह पुट कर दिया, π/4 का मतलब क्या होता है 45 पे 1 √2 होता है। इस √2 को 2 टाइम्स हमने स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख के ऊपर ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह r sin थीटा 2 sin π/4, ये भी cos से भी π/4 1/√2 होता है, 45 साइन पे भी वही होता है, तो हमने 1/√2 वाली फॉर्म में लिख लिया। ये 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखा, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब z जो है वो हमारे पास होता है x + y आयोटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा √2 + 2 स्क्वायर रूट आयोटा। स्क्वायर रूट 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास फॉर्म आ गई z की, z = a + b आयोटा। बेशक आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना तो
इसको बाहर कॉमन ले लें, या दोनों फॉर्म में, इस फॉर्म में भी चाहे ले लें चाहे इस फॉर्म में ले लें, ये दोनों ही फॉर्म में हमारे पास बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सप्रेस आयोटा यानी कार्टेशियन फॉर्म में जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी जिससे हमने रियल से इसको इमेजिनरी पार्ट मतलब रियल इमेज पार्ट ये हमें दिया हुआ था, कार्टेशियन फॉर्म से हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया। जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसमें हमने इसको पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट हम इसकी जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और डिवीजन पोलर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे।